फंडिंग के बिना तो कुछ नहीं होता। तो राजा महाराजा जब तक रियासतें थी, राजा महाराजा थे, तो जो भी कोई कलाकार, जैसे कहते हैं कि नौरत्न थे, ये था वो, तो कहीं पेट्रोनेज थी आर्टिस्ट की, चाहे वो बड़े थे, चाहे वो छोटे थे, चाहे रिनाउंड थे, चाहे नहीं थे, जिससे जब रोटी चल रही हो तो आर्ट को आप फॉलो करते रह सकते हैं। जब से हम आज़ाद हुए और जब से ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में आई, हमारी परफॉर्मेंसेस को सबसे बड़ा सेटबैक ब्यूरोक्रेट्स से लगा। आज मैं आपके सामने दो ऐसी हस्तियों को प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि आपके लिए रोल मॉडल्स हैं। शोभना नारायण जो कि डॉक्टर भी हैं, पद्मश्री भी हैं, और इनके साथ बैठी हैं गीतिका कल्हा जो पंजाब की एक IAS ऑफिसर रही हैं। जी, आपके कमेंट्स। ब्यूरोक्रेट से सेटबैक लगा दैट I'm not sure about that, but actually ये आप no इसको मैं क्वालिफाई करना चाहूँगी to some extent you are right, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो जो ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट जो भी थी उनका सारा एम्फोसिस वाज ऑन रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि सारा हिंदुस्तान काफ़ी गरीब था, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। 75 साल तो नहीं हो सकता। नहीं उस वक़्त जो फिर वो प्रेसिडेंट बन गया कि जो चीज़ें हैं मतलब आर्ट और कल्चर तो सबसे बेकार महकमा गिना जाता है। पोस्टिंग की भी जिसकी हो जाए वो रोते हैं। शोभना जी, आपसे भी यही सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी समहाउ रिप्लेस्ड द किंग्स एंड जो फंडिंग उनसे मिलती थी दरबारों से। मुझे बहुत, मैंने भी मरासी को इंटरव्यू करे थे थोड़े से। मरासी एक फॉर्म है पंजाब की और बेहद खूबसूरत, उसके अंदर सटल ह्यूमर जो होता था पंजाब में, वो लोग जो करते थे वो मरासी कहलाते थे। तो मरासियों को तनख्वाहें लगी हुई थी कि भाई उनको एक पुश्त दर पुश्त खानदानों को राजा रियासतों से तनख्वाहें मिलती थी, जिनका काम ही सिर्फ ये होता था कि जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य है, चाहे शादी है, ब्याह है, कोई पंडाल लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ, कि वो लोगों को समाज के ऊपर कटाक्ष करें। तो जैसे ही राजा खत्म हुए तो परफॉर्मेंसेस के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे बना लिया कि जैसे आप पे एहसान करेंगे अगर आपको कोई पैसे देंगे। गीतिका, आपकी एक पोस्टिंग मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नॉर्थ जोन कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो पटियाला में सबसे पहले खोला गया था, वहाँ पे आपको डायरेक्टर लगाया गया। तो पंजाब को ज़्यादातर लोग कहते थे कि पंजाब की कल्चर जो है वो गिद्दा भंगड़ा है, और ज़्यादातर पंजाबियों के बारे में आज भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं लोग। फैक्ट तो ये नहीं है, बड़े बड़े घराने हुए हैं पंजाब के जो आज भी हैं, बहुत कुछ है। उसके अलावा आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा पेंटर्स हैं, उसके अलावा कितने ही ऐसे फील्ड्स हैं। आपने उसमें काफ़ी कुछ रिवाइव किया, थोड़ी प्रकाश उस पर डालें। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर या ये सारे जोनल कल्चर्स जो शुरू हुए थे राजीव गांधी के टाइम पे शुरू हुए थे, उस पे आई थिंक पहली बार ही कल्चर को सीरियसली लिया गया था और फंडिंग दी गई थी। काम तभी हो सकता है अगर कोई फंडिंग हो, उसके बगैर तो कुछ होता नहीं है। सो गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग दी गई सबको, और फिर और ये भी बताया गया कि हमने जो चीज़ें नहीं जानते लोग, फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, उनको कैसे स्टेज पे लाना है। एक होता है कि आप उनको कुछ शोज दिल्ली में हो रहे हैं, कुछ यहाँ हो रहे हैं, बट उन्हीं आर्टिस्ट को, बड़े गुलाम अली खान वगैरह को तुम गांव में ले जाओ या कहीं और ले जाओ, मतलब सारे जनता तक पहुंचना है और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो इन सारे आर्ट्स में, क्लासिकल आर्ट्स, फोक आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। हाँ, कि एक्चुअली द होल ये बात ये है कि जो एक तो होता है आर्टिस्ट, एक होता है रसिक। जब तक रसिक नहीं है आर्टिस्ट का कोई मतलब नहीं। ये तो बात सही है। आर्टिस्ट जो मर्जी करते हैं, अगर कोई अप्रिशिएट ना करे उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। और आर्टिस्ट की ऊपर अपने कोई एफर्ट ही नहीं करेगा आर्टिस्ट। आपके लिए उस समय जब डायरेक्टर रही, आपका काम देख के आपको एक और एक्सटेंशन मिली थी, मैं जानना चाहती हूँ कि किस चीज ने आपको आश्चर्यचकित किया?
वहाँ पे आपका पैर किस बटेर पे पड़ा? जैसे आप ढूंढ रही थी ना पंजाब में क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो आश्चर्य आपको कहाँ से हुआ? कोई चीज जिसने आपको शॉक किया हो कि अरे ये भी है? एक्चुअली शॉक ये किया मेरे को कि इतना हम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। कि इतना सच हमारी कहा। हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे क्राफ्ट, हमारे सारा आर्ट मतलब खो रहे हैं। खो। तो जितना हम कर सकते हैं उसको रिवाइव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए वो कम है। तो आप उन 6 वर्षों में काफी कुछ रिवाइव कर पाई थी जहाँ? कुछ काफी हद तक हमने कुछ करा, और काफी हद और बहुत आजकल से तो हमारे छोटे जो हम ढूंढ रहे थे आर्टिस्ट, वो आजकल बड़े बड़े आर्टिस्ट बने हुए हैं। आर्टिस्ट बने हुए हैं। एंड मौके आपने बहुतों को दिए। परंतु मैं आपको, सिंस मैं फील्ड में हूँ तो थोड़ा सा आपको बताऊं कि वो जो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है उसका एक यहाँ चंडीगढ़ में उन्होंने खोला है, जिसके जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं या फिर अलग अलग भागों से लोग आके अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह की एक चली थी मोमेंटम, आगे हम वो मोमेंटम नहीं देख पा रहे। पर फिर भी आपको इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि आपने उस समय बहुत से आर्टिस्ट को जन्म दिया, स्थान दिया, उनको पूरा कुछ कहीं राइज करने के रास्ते दिखाए, इसलिए जुड़ी आप। तो इसलिए जुड़ी। जो बात मैंने पत्रकार की हैसियत से जो मैंने समझी है कि हर ब्यूरोक्रेट के पास वो सब चीज़ें नहीं होती जो कुछ के पास होती हैं, या जैसे कोई ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं सिर्फ किसी स्पोर्ट में रुचि ले सकते हैं तो, लेकिन गीतिका में पहले से था कि आर्ट्स, कल्चर, रचना, सृजना, इनमें इनकी रुचि बचपन से थी, इसीलिए जैसे एक बात सुनी तो ये उससे जुड़ गई। अगर आप ये चीज़ें, बाहर लोग जाते हैं, प्लेस देखते हैं, थिएटर देखते हैं, कितना अब पैसा कितना खर्चते हैं, और ये एक तो हो गया इस तरफ कि गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है। दूसरा, जैसे शोभना कह रही है, पब्लिक का भी एटीट्यूड आप चंडीगढ़ देख लें, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है टैगोर थिएटर में। आप 100 रुपए की टिकट लगा दो, आधा हॉल खाली रहेगा। ये जो है अभी तक मैं हमारे आपको ये बता दूं कि टैगोर थिएटर में टिकट इसलिए नहीं खरीदते लोग क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने फ्री पासेस बांट के सारे चंडीगढ़ के लोगों का दिमाग खराब कर दिया, ये रहा। सो जो मैं आपसे, शोभना जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बड़े ही इस पे तल्ख अनुभव है कि आपके कथक लोग, आपके कथक गांव, वो जो इज्जत से जी रहे थे और इज्जत से एक परंपरा को चला रहे थे, जिसमें शास्त्रीय गायन भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है और बोलों में भी बहुत सब्सटेंस था, ये सब नहीं रह पाया क्योंकि सरकारों ने जो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, सरकार बनाम ब्यूरोक्रेसी, कि उन्होंने कल्चर को कभी वो स्थान इज्जत वाला दिया नहीं। अगर दिया होता, राजा महाराजा कदर करते थे। अब चले गए तो और बात है, ये बदकिस्मती आर्टिस्ट की, कि राजा महाराजा जब किसी को देते थे तो उसमें इज्जत होती थी। ये नहीं होता था कि देखो मैं राजा हूं, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन बड़ी इज्जत से देते थे। आजकल यह है कि अवार्ड्स तक में कैसे कैसे गलत लोगों को भी अवार्ड मिलते हैं। राजा के टाइम में तो ऐसा नहीं था, पर अब राजा तो वापस आ नहीं सकते, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही चेंजेस हो सकती हैं। आपके कथक लोक बचाने हैं, आपके कथक गांव बचाने हैं, इसी तरह बाकी नृत्य बचाने हैं और कितनी चीज़ें। थिएटर हमारा आज टैगोर थिएटर बना था लोगों के, आम लोगों के यूज़ के लिए। तो हम लोग जब थिएटर कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पता नहीं 1000, 2000, 3000 रुपये तक का किराया था, आज 55,000 किराया है और उस पर 100 और कंडीशंस है। ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से उन्होंने इसको सिर्फ रिच लोगों के लिए, कमर्शियल लोगों के लिए बना दिया। यहाँ तक कि कल मेरे पास कुछ आर्टिस्ट आए थे जो चाह रहे थे वहाँ परफॉर्मेंसेस करानी ऑफ द बडिंग आर्टिस्ट। अब कैसे कराएं, पैसे भी चाहिए, एज गीतिका से। अब वहाँ पे बैनर लगाना अलाउड नहीं है। क्यों? अगर कोई बंदे 4 मिलके मेरे को 40,000 दे दें और मैं 4 खर्चे निकाल सकूं तो बैनर क्यों नहीं लगाने दे रहे?
नहीं लगाने देंगे। सेम आपके दिल्ली के हर ऑडिटोरियम में सेम कंडीशन, आप कल जिस मर्जी का नाम लें, श्री राम थिएटर का लें, किसी का लें, कहीं भी आप पोस्टर नहीं लगा सकते। ये सब ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। आपकी ये किताब पढ़ने के बाद क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाएगा। नहीं, ना लगाए ना, ये किसने बनाया? ये भी तो आप ही ने बनाया। हाँ, वो हमारे, ये आपने बनाया लेकिन कि सुनिए, entertainment tax लेकिन लगेगा। सुनिए, कहाँ तो बॉलीवुड की करोड़ों की फिल्म पे टैक्स लगाना, कहाँ एक एमेच्योर थिएटर आर्टिस्ट की प्ले पे टैक्स लगाना। मैं एक चीज कोई और मुकाबला ही नहीं। आपसे थोड़ा सा कि जितने भी थिएटर्स अगर आप देख रहे हैं वो सब प्राइवेटली ओन्ड है, सरकारी थिएटर्स बहुत कम है। नहीं, जो प्राइवेट सब आए प्राइवेटली क्योंकि ओन्ड सरकारों है ने नहीं थिएटर्स। बनाए। नहीं क्यों तो नहीं फिर बनाए? लेकिन वो प्राइवेटली ओन थिएटर्स के भी तो रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। नहीं, वो तो बढ़ सकते हैं, वो प्राइवेट हैं, दे कैन कमर्शियल। आपका 23 सेक्टर का बाल भवन है ना, जहाँ हर समय घास उगी रहती है, ओपन एयर थिएटर, मेंटेन्ड भी नहीं है, वॉशरूम्स के सब कुछ टूटा हुआ है। वो भी आज मैं बुक करने जाऊं तो उसका भी किराया है, उसके भी 100 रूल है। ये सब ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। ये कि कैसे हम ब्यूरोक्रेसी की जो हमें जंजीरों में बांध रहे हैं उसको कैसे तोड़ें। अरे हर ओपन एयर स्पेस पहले होता था शोभना जी, हम किसी भी पार्क में रिहर्सल कर लेते थे। आई लाइक टू इंटरप्ट यू हियर। जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी आप कह रहे हैं, वी आर कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक इनडायरेक्टली। अगर पब्लिक में कोई डिमांड हो, वो डिमांड थ्रू द पॉलिटिशियन कम्स टू द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। अगर पब्लिक में डिमांड नहीं है, सोच है कि पॉलिटिशियन लाएगा, बिल्कुल लाएगा। पॉलिटिशियन तो अपने ही मकसद वो लेके आता तभी है। लाएगा अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको मांगेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी नहीं मांग रही। आप पूछ लो, आर्टिस्ट की तो कोई आवाज ही नहीं होती। जो 4 आर्टिस्ट बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, मैंने रोते देखे बच्चे कि वही तो कह रहे हैं। हुआ नहीं क्योंकि फिर छोड़ देते हैं बीच में, आ गई रास्ते में। सॉरी, ब्यूरोक्रेसी में मैं बार बार कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी में कौन जाता है? ब्यूरोक्रेसी में आप आम आदमी जाता है, तो वो आम आदमी अपना सोच लेकर जाता है। आम आदमी अपना सोच लेकर के फलाना 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 वोकेशंस में जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको हर एक घर में झांक कर देखना चाहिए कि आपकी क्या सोच है। पहले पार्क्स तक में आप कहीं भी रिहर्सल कर पाते थे। आ जाए, मजा आ रहा, एकदम आ जाएंगे जी, आपने ये बुक कराया। कहाँ जाएंगे एमेच्योर आर्टिस्ट, कहाँ जाएंगे जिनके पास कोई पैसे नहीं है। चलिए, इसको मुझे खुशी होगी कि आप हाउ टू सेव आवर एज ओल्ड ट्रेडिशंस, जो कि जैसे चाहे सिर्फ नृत्य नहीं, बहुत कुछ थिएटर भी, ये भी, तो उनको कैसे बचाएं और कैसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसके लिए सरकारों को सोचने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। एक तो और बहुत लिबरल होना होगा। सरकारें क्यों करें, हम खुद सब मिलकर करें। नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। कैसे? बताओ। कर सकते हैं, बताओ। क्योंकि आपको जो गांव में है या सिटीज में है, वहाँ ही आपको ऑडियंस पैदा करनी है। नहीं, ऑडियंस है, गांव में है, लेकिन आजकल गांव में भी जो एक छोटा सा कोई प्लेग्राउंड है, और तो कोई जगह है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि हर गांव, बड़े गांवों में कोई ओपन एयर थिएटर है, कुछ ऐसा नहीं है, जो कि होने चाहिए थे। क्यों नहीं बनाए? 75 से लेके 80 साल 90 साल जो भी हो गए, क्यों नहीं बनाए? जगह जगह प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली कल्चर का तो बिल्कुल नहीं। सीनियर आर्टिस्ट भी मैं समझती हूँ कोई आसानी से नहीं कमा पाते। वही तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं आसानी से। हाँ, आर्ट में बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कुछ भी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता है। और इसमें कोई गारंटी नहीं है। पेरेंट्स, हिंदुस्तान के जो पेरेंट्स हैं, वो सभी बच्चों को ये कहते हैं कि भाई आप वो करियर चूज करिए जहाँ आप गारंटी कर सकते हैं और सिक्योरिटी हो। इसमें स्पोर्ट्स में कोई गारंटी नहीं है कि आप इंडिया टीम में आएंगे। अब सभी लोग तो, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। सो पेरेंट्स, अगर अच्छा भी खेलता है लड़का, उसको कहेंगे भाई छोड़ तू, कुछ और कर ले। सेम विद आर्ट, पेरेंट्स डोंट इनकरेज चिल्ड्रन, बट व्हाट वी कैन डू, कि हमको सिर्फ आर्टिस्ट नहीं चाहिए। आर्टिस्ट तो बेशक 20 हों, पर सुनने वाले तो पैदा करें हम, देखने वाले तो, समझने वाले तो पैदा करें,
कि हम कम से कम स्कूलों में इसका सिखाना तो शुरू करें। यहाँ आपने बहुत ही अच्छा कहा। व्हाट इज दैट, किरण का कौन सा था, स्पिक मके, वो उसका इतना अच्छा उसने शुरू करा था कि हर एक स्कूल में जाके बच्चों को सिखाए कि भी अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। अगर अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट ही नहीं है तो आर्टिस्ट को क्या करना। लेकिन ये अप्रिसिएशन तब शुरू होगी ये जो अभी स्कूल आपने में कहा हाँ, कि स्कूल लेवल से अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। अभी ये देखिए, जब हम एक टाइम था इंडिया में जब दूरदर्शन वगैरह क्लासिकल आर्ट्स वगैरह दिखाते थे, आज भी वैसे वो दिखाते अब वो जो सारे इतने लोग नहीं दिखाते पर दिखाते हैं। अब जो दूसरे, अब जो प्राइवेट चैनल्स हैं जो ज्यादा चल रहे हैं उन पे, जैसे शोभना ने कहा कि उसमें नहीं दिखा रहे। अब आप ढूंढ लो टीवी पे आपको अच्छा कोई शो मिल जाए, क्लासिकल फोक कुछ भी अच्छा मिले। यहाँ तक कि दूरदर्शन ने भी उनको फॉलो करना, पहले दूरदर्शन एक्स्ट्रा नॉइज क्रिएट नहीं करते थे कि मैं कोई बोल रही हूँ कुछ और मैं आपसे सामने कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ तो पीछे एक बहुत शोर एक सुनाते हैं, वो धड़म धड़म एक एक डायलॉग पे। पहले दूरदर्शन नहीं करता था ऐसे, तो मैं हमेशा सब चैनल्स को छोड़ के दूरदर्शन देखती थी। लेकिन अब दूरदर्शन नकल करने लगा उनका, अब वो भी उन्हीं की तरह शोर मचाने लगे हैं। वैसे से ग्राफिक्स जो आपकी चुंधिया दें आंखें, कोई ज़रूरत नहीं तेज़ी से भागते हुए ग्राफिक्स को दिखाने की। तो हम व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग, जो इस पे तो क्या ये इम्पैक्ट शुरू क्या कहाँ हो से रहा है? होगा? शुरू तो आपको वहीं सरकार से ही करना पड़ेगा। शुरू तो सरकार ही करेगी, पर कब करेगी ये हम नहीं कह सकते। ये तभी होगा जब आप जैसे लोग हमारे That is what I've been telling you, that we have to start young. That when we have to, school colleges say we have to start कि Start young. Start young. या और कोई वो एनजीओ या कोई ऐसे कुछ ऐसे काम और ये करेंगे। कि जो एक कंज्यूमरिज्म की जो उपभोक्ता की संस्कृति चली है उससे हटके कोई अच्छी चीज़ें बच्चे को बजाय इसके कि लाखों रुपए की कोई चीज़ें ला ला के उनके कमरे सजा दो, उससे अच्छा है कि कोई आर्ट उन्हें दे दो सिखा के। वो धन ऐसा होगा जो सारी उम्र साथ चलेगा, है ना। अब आपकी सेहत भी इसी पे निर्भर है। आप कथक करती हैं तो कितना अच्छा सेहत भी सही रहेगी। और गायन में देखिए मानसिक कोई मेंटल प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, बिकॉज यू आर टू लॉस्ट इन सुर एंड श्रुतियों में आप खोए हुए हैं तो, और परंपरा को संजोए हुए हैं। अब जैसे जहाँ भी ग्रंथ साहब का पाठ होता है वहाँ पे रागों में है सारा ग्रंथ साहब, और उसको गाने के लिए सुनाने के लिए आप जब तक कि गायन में वो शिक्षा नहीं लेते तो आप नहीं गा सकते। तो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर पता नहीं वो बच्चे जो व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, जो यंग बच्चे जो गायन कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बड़े डॉक्टर दर्शन सिंह वॉज अ ग्रेट एजुकेटेड पर्सन, सो वो बिल्कुल आपको बता पाते थे कि ग्रंथ साहब में ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ ये है, जो कि आम रागी। तो यहाँ पे पंजाब में तो ये फिर शुरू होना चाहिए ना कि शास्त्रीय गायन सिखाएं बच्चों को, ताकि वो अपने ग्रंथ साहब को भी रागों में पढ़ सकें। और ग्रंथ साहब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पंजाबियों के लिए, तो अपनी ही ट्रेडिशन को बचाने के लिए सीखें। ये आपने बहुत सेंसिटिव बात कही है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पंजाब का जो पता नहीं कि पार्टीशन के कारण है या कारण मुझे मालूम नहीं है, बट ये स्टेट एक ऐसा स्टेट था जहाँ सारे कितने हमारे पास घराने हैं, शाम 84 घराना, पटियाला घराना, पंजाब घराना और किन्नर घराना जो अब हरियाणा में चले गया है। इतनी छोटी सी स्टेट में इतने चार घराने थे और बहुत उम्दा घराने थे, ब्यूटीफुल घराने। एंड अब तो मुझे ऐसा लगता है आखिरी उसके अलावा पूरी ग्रंथ साहब जिसमें 31 राग्स हैं, अब तो लोग ही नहीं रहे जो 31 राग्स को जानते हैं। उसके आगे वो लिखा होता है राग एंड घर। घर का मतलब नहीं आधों को पता क्या है। घर का मतलब है ताल, वो ताल ही नहीं किसी को पता। तो अब हम भूल गए हैं, तो सिखाना क्या है? किस मतलब बहुत कम लोग हैं जो अब ये राग और ताल दोनों को जो जानते हैं।
अब इसका कोई ऐसा नहीं है वी कैन रिसर्च करके निकल आएंगे, दोबारा सिखा सकते हैं। काश But there is no- आशा है कि कोई सुन रहे हो। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट एक बारी हमने कोशिश करी थी कि गुरबानी संगीत का एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, खोलना चाहिए, क्योंकि और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिविजन में। इस पे ये भी कहूँगी, हरबल्लभ संगीत आप जानते हैं, हाँ, हरबल्लभ ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट इन द वर्ल्ड, इन पंजाब, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। देयर इज ओल्डेस्ट पंजाब क्लासिकल में है। क्लासिकल फेस्टिवल, मतलब इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। वो खत्म हो गया था। ये फिर जब तक वो क्या था उनका नाम, अश्विनी कुमार जो जब तक वहाँ थे वो इंचार्ज तब तक था, फिर वो महंत थे मंदिर के, तो आफ्टर हिम तो खत्म हो गया था। फिर रिवाइव तो हो गया ये, पर क्लासिकल सिंगिंग, टीचिंग, गुरबानी, बट जो हमने कोशिश करी कि इंस्टीट्यूट खोलो, वो इंस्टीट्यूट वाज चेंज्ड टू फिल्मी सॉन्ग्स इंस्टीट्यूट। सो वी हैव अ नाउ इंस्टीट्यूट रन बाय द गवर्नमेंट टीचिंग फिल्मी गानास। हाँ, आपकी रेपेट्री भी नहीं चली थी क्योंकि डिमांड ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट, कोई लोग जाते ही नहीं है। हाँ। और मैं एक चीज़ एक और कहना चाहूँगी कि जब लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं कि आपने फिर सर्विस क्यों नहीं छोड़ा, अच्छा, एक नॉर्मल, वो तो चाहिए था। मैं तो नहीं पूछूंगी क्यों? हाँ, मैं इसलिए नहीं पूछती क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में एक कुछ ऐसा भी काम साथ में जो हमारे, पता नहीं मुझे कितने अमीर परिवार से हैं आप, कि एक सिक्योरिटी भी चाहिए। नहीं वो तो है, लेकिन वो नहीं इसलिए कि आई थिंक कि और दोनों ही हमेशा ही रहा। हाँ, और दोनों दोनों चैलेंजिंग, क्योंकि थे। मतलब हमेशा डेपुटेशन पर रहे। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पार्लियामेंट, राज्यसभा, और सीखने को तो मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। टेलीकॉम तो, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो, ये मैंने कहा ना कि जितना नॉन कल्चरल एंड हार्ड मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी में हर कोई सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स आर्ट्स या टुवर्ड्स परफॉर्मेंसेस, टुवर्ड्स परफॉर्मर्स। मैंने कभी डाउट नहीं करा, जो कह रही ना किसी ने नहीं बात। हाँ, उस समय इन्होंने नहीं डाउट किया, लेकिन नहीं, वो इसलिए डाउट नहीं किया क्योंकि आपको इन चीज़ों पे पहले से पता था कि रचना के या किसी भी आर्ट के क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। नहीं, नॉट दैट, एंड आल्सो गलत क्यों बोलेंगे। मैं अपने करेक्ट करूंगी, 2 लोगों ने विश्वास किया था। एक है साधना श्रीवास्तव जो वो पत्रकार भी रह चुकी थी और वो टीवी एंकर वगैरह हैं, और दूसरे उस समय के सेक्रेटरी संगीत नाटक अकेडमी जयंत कस्तुआर। हमेशा वो खुद वो सेंसिटिव आर्टिस्ट कहीं होंगे ना मन में, तो इसलिए 2003 से 2015 तक देखे, वो लंबा गैप है। इसीलिए आजकल के जो बात आपने भी इसमें देखी है कि कैसे ये जो लोग कथक लोग हैं सरवाइव कैसे करें, या कथक गांव आज तक भी सरवाइव कैसे कर रहे हैं। जो बात शुरू में आपने एक जगह कही थी कि फंडिंग के बिना तो कुछ नहीं होता, तो राजा महाराजा जब तक रियासतें थी, राजा महाराजा थे, तो जो भी कोई कलाकार, जैसे कहते हैं कि नौरत्न थे, ये था वो, तो कहीं पेट्रोनेज थी आर्टिस्ट की, चाहे वो बड़े थे, चाहे वो छोटे थे, चाहे रिनाउंड थे, चाहे नहीं थे। तो आप दोनों ने बहुत आज मेरे जैसे को बहुत ज्ञान दिया, और मुझे तो आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये हमारी रोल मॉडल्स हैं, मुझे अब इसको कहने की दोबारा ज़रूरत नहीं। थैंक यू, एंड प्लीज़ सेंड अस योर फीडबैक।